नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है? 2014 के बाद ईडी ने 121 नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है, जिनमें से 95% विपक्ष में हैं। 95%। और सेबी ने उस समय ये भी बताया था कि केतन पारेख ने मॉरिशस की कंपनियों से पैसा लेकर अनेक स्टॉक्स के साथ खिलवाड़ किया। सवाल ये है कि अगर सेबी को पिछले घोटाले की पूरी जानकारी थी, तो इस बार उसी प्रकार के घोटाले के दौरान वो सो क्यों रहे थे, या शायद उनको जबरदस्ती सुलाया गया? DRI ने बताया कि पावर इक्विपमेंट घोटाले में 5,500 करोड़ रुपए देश से बाहर निकाले गए थे। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में देश की जांच एजेंसियां बड़ी एक्टिव लगती हैं। ऐसा लगता है कि हर हफ्ते विपक्ष के किसी ना किसी नेता को या तो गिरफ्तार किया जाता है या पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसी असुविधा कभी नहीं झेलनी पड़ती, और खास करके जब भी विपक्ष का कोई भाजपा में चला जाता है तो तुरंत भाजपा की वॉशिंग मशीन काम पे लग जाती है। पूरा देश जानता है कि मोदी सरकार के शासनकाल में जांच एजेंसियों का सबसे बुरा दुरुपयोग हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यूपीए के समय यानी 2004 और 14 के बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 26 नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया था, जिनमें से 54% विपक्ष के थे। 2014 के बाद ईडी ने 121 नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है, जिनमें से 95% विपक्ष में हैं। 95%। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 2004 और 14 के बीच 72 नेताओं के खिलाफ जांच की, जिनमें से 60% विपक्ष के सदस्य थे। 2014 के बाद मोदी सरकार ने 124 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, जिनमें से फिर से 95% विपक्ष के हैं। आप बताइए, क्या ये जांच एजेंसियां देश के हित में काम कर रही हैं या बीजेपी के हित में? लेकिन हमारे सामने एक और सवाल पेश है। अडानी महाघोटाले के संबंध में इन सारी एजेंसियों ने आखिर किया क्या है? ध्यान रखिए, हम उस पहलू की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें सीबीआई और ईडी के रेड्स के बाद मुंबई एयरपोर्ट का प्रीवियस ओनर उसे अडानी ग्रुप को बेचने के लिए अचानक राजी हो गया। ना हम उन इनकम टैक्स रेड्स की बात कर रहे हैं जिसके बाद कृष्णापट्टनम पोर्ट के मालिक ने अडानी ग्रुप को ये भी बेच दिया। हम उन केसेस की बात करेंगे जिसमें जांच एजेंसीज जैसे सीबीआई, ईडी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने अडानी ग्रुप का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, लेकिन 2014 में मित्रकाल की शुरुआत के बाद इनकी जांच में बड़ी सुस्ती आ गई। सेबी एक अहम संस्था है जिसका मकसद है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट्स और प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। वर्ष 1999 और 2001 के बीच में एक बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें स्टॉक ब्रोकर केतन पारेख और अडानी ग्रुप भी मिले हुए थे। इसके दौरान अडानी एक्सपोर्ट्स, जिसे अब अडानी एंटरप्राइजेज बुलाया जाता है, उसके शेयर प्राइसेस तेज रफ्तार से बढ़े और उतनी ही तेजी से गिरे। सेबी के 25 मई 2007 ऑर्डर में साफ लिखा है, अडानी ग्रुप by providing funds to various Ketan Parekh entities for purchase of shares of Adani from Adani Group itself, which were eventually used by Ketan Parekh entities to create artificial price and volumes, had no doubt aided and abetted Ketan Parekh entities in manipulating the markets. मतलब सब मिले हुए थे, और सेबी ने उस समय ये भी बताया था कि केतन पारेख ने मॉरिशस की कंपनियों से पैसा लेकर अनेक स्टॉक्स के साथ खिलवाड़ किया। इस बात भी यही तो हुआ है। आरोप है कि मॉरिशस जैसे टैक्स हेवंस के पैसों के कारण 2019 और 2022 के बीच अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में 1000% की बढ़ोतरी हुई और उनका मूल्य 2 लाख करोड़ रुपए से 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा, जिसके बाद क्रैश हुआ। सवाल यह है कि अगर सेबी को पिछले घोटाले की पूरी जानकारी थी, तो इस बार उसी प्रकार के घोटाले के दौरान वो सो क्यों रहे थे, या शायद उनको जबरदस्ती सुलाया गया? अब आते हैं एक और जांच एजेंसी पर, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आते हैं और व्हाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। 2012 में एसएफआईओ ने एक आरोप पत्र तैयार किया जिसके मुताबिक अडानी ग्रुप और केतन पारेख, हाँ वही केतन पारेख,
ने अडानी एक्सपोर्ट्स के शेयर्स में खिलवाड़ करके 540 करोड़ रुपए कमाए थे। एसएफआईओ ने गौतम और राजेश अडानी के खिलाफ चीटिंग और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के केसेस लगाए थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद केस वहीं का वहीं रुक गया और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के छपने के बाद अचानक एसएफआईओ ने मजबूरी वश कार्रवाई की। जब केस 22 फरवरी 2023 को अदालत में पहुंचा, बॉम्बे हाईकोर्ट के जजेस ने सीधा एसएफआईओ से पूछा कि यह सिनारियो आउटसाइड के कारण सक्रिय हो गए हैं क्या, यानी सब कुछ क्या केवल दिखावे के लिए किया जा रहा है। एक तीसरी जांच एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो वित्त मंत्रालय में पढ़ते हैं और जो देश की प्रमुख एंटी स्मगलिंग एजेंसी माने जाते हैं। DRI ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कम से कम 3 ओवर इनवॉइसिंग के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप ने पावर इक्विपमेंट, कोयला और हीरो के इंपोर्ट में असली मूल्य से 3 या 4 गुना ज्यादा पेमेंट किया था और बकाया फर्जी रूप में देश से बाहर निकाल लिया गया था। DRI ने बताया कि पावर इक्विपमेंट घोटाले में 5,500 करोड़ रुपए देश से बाहर निकाले गए थे। और आपको पता है कि जब ओवर इनवॉइसिंग से बिजली का रेट बढ़ाया जाता है, उसकी कीमत हमें और आपको चुकानी पड़ती है। 2014 के बाद सारे केसेस या तो अपील में सालों से अटके हुए हैं या टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिजेक्ट हो गए। ये है मित्रकाल का कमाल। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शायद देश की सबसे मशहूर जांच एजेंसी है। हालांकि इसका कन्विक्शन रेट 0.42% है, जिसका मतलब है कि ईडी 2040 में से एक ही केस जीत पाती है। फिर भी ये लगातार नेताओं के खिलाफ केस लगाते रहते हैं, जिसमें 95% विपक्ष के नेता हैं। शायद इन्हें लगता है कि बीजेपी के और उनकी सहयोगी पार्टियों के नेता दूध के धुले हैं। ईडी का मकसद है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इन्फोर्स करना। अडानी ग्रुप के खिलाफ इतने गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों के बावजूद अभी तक इन पे ईडी की कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही। हाँ, गौतम अडानी के करीबी कॉलीग चीनी नागरिक चांगचुंग लिंग की कंपनी गुडामी इंटरनेशनल का नाम 2 आरोप पत्रों में शामिल था, अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के संबंध में, लेकिन कुछ समय बाद इनका नाम भी गायब हो गया। अजीब बात यह है कि जब अडानी ग्रुप के फायदे की बात होती है, जांच एजेंसियां बड़ी सक्रिय नजर आती हैं, लेकिन जब अडानी ग्रुप के जांच का सवाल उठता है तो बड़ी सुस्ती दिखने को मिलती है। सवाल फिर से ये है, एजेंसियां देश के हित में काम कर रही हैं या मोडानी के हित में? ऐसा लगता है कि मोदी जी का नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा सिवाय अपने मित्रों के।